हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है आर्द्रता पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था कि आर्द्रता क्या होती है, इसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। आज है संघनन, कंडेंसेशन। जल के गैसीय रूप का पुनः जल में परिवर्तित होना ही संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। अर्थात संघनन जलवाष्प के छोटे छोटे जल कणों या हिम कणों में बदलने की प्रक्रिया है। यदि हवा का तापमान औशांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए तो संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायु दाब एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। संघनन वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों के आसपास की वायु के संतृप्त होने से संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों के आसपास, अति सूक्ष्म कण वो धूल कण हो सकते हैं, गैस के कण हो सकते हैं, धुएं के कण हो सकते हैं। इन सूक्ष्म कणों को आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं, क्योंकि इनमें आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता होती है। धूल के कण, धुएं की कालिक तथा समुद्री नमक के कण आदि एक अच्छे आर्द्रताग्राही नाभिक के उदाहरण हैं। क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं, वर्षण की क्रिया के लिए संघनन एक आवश्यक प्रक्रिया है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प का ओस, तुषार, कोहरा और धुंध में परिवर्तन हो जाता है। पहला है ओस। ड्यू। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर वायु में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो उसे ओस कहते हैं। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश का होना चाहिए, मौसम हवा शांत हो और उच्च सापेक्ष आर्द्रता, लंबी एवं ठंडी रातें हों। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि औशांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। नेक्स्ट है औशांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। जिस तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, उस तापमान को उस वायु का औशांक कहते हैं। हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है उसे उसका हिमांक बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
नेक्स्ट है तुषार या पाला, फ्रोस्ट। जब कभी धरातल पर तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल बूंदों के रूप में न बदलकर हिमकणों के रूप में बदल जाता है, तो इसे ही पाला या तुषार कहते हैं। देखिए भाई, ओस में और इसमें बहुत ही कम अंतर है कि ओस में तो ओस बनने के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, जबकि इसमें तुषार या पाले में तापमान हिमांक से नीचे हो। तो वायुमंडल में अवस्थित जलवाष्प जल बूंदों के रूप में न बदलकर सीधे हिमकणों के रूप में बदल जाती है, तो इसे ही पाला या तुषार कहते हैं। पाला के निर्माण के लिए उन सभी अन्य परिस्थितियों का होना आवश्यक है जो ओस के निर्माण के लिए होती हैं, यानी कि जो कंडीशंस ओस के लिए चाहिए वही पाला तुषार के लिए चाहिए। अंतर केवल इतना है कि ओस में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, यानी कि ओशांक बिंदु से ऊपर हो, और इसमें ओशांक बिंदु से नीचे हो। अनेक संवेदनशील फसलों के लिए तुषार या पाला अत्यंत हानिकारक होता है। स्मरणीय रहे कि जमी हुई ओस को तुषार नहीं कहते हैं। जो पाला या तुषार होता है वह क्या बता रहा है, फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हानिकारक कैसे होता है कि वह फसलों की पत्तियों पर बैठ जाता है या चिपक जाता है और उन पत्तियों को जला देता है। इस प्रकार वे पौधे अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका फोग। जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प में भरी वायु सहनती अचानक नीचे की ओर आती है तब छोटे छोटे धूल के कणों पर संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता 1 किलोमीटर से कम, कभी कभी 100 मीटर से भी कम हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे एवं कुहासे के बनने में मदद करती है। ऐसी स्थिति को, जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा या कुहासा कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोहरा और धुआं एक साथ पाया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, धूम्र कोहरा या कुहासा या धुआंसा कहते हैं, स्मोग कहते हैं। लंदन का पीसू फोग कुख्यात है, यानी कि इसमें कुख्यात इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। कोहरे छोटे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। कोहरे के प्रकार: विकिरण जनित कोहरा, अभिवहन कोहरा, पर्वतीय कोहरा और वाष्प कोहरा।
नेक्स्ट है आपका बादल, क्लाउड्स। वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिमकणों के समूह जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है, बादल कहलाते हैं। यह प्राय झुंड या समूहों में होते हैं। बादलों का निर्माण हल्की, गर्म एवं आर्द्र हवा के ऊंचाई में पहुंचकर विस्तारित होने या रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबैटिक तापपथंतर द्वारा ठंडे होने एवं उसके तापमान का औशांक बिंदु से नीचे जाने पर होता है। क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए यह विभिन्न आकारों के होते हैं, जिनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है पक्षाभ मेघ या सिरस क्लाउड्स। पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। यह हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। इन बादलों को मोती की माला भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। ये रेशेदार दिखते हैं। इन्हें मार्श टेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। यह प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। आकाश में यह मेघ रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं। इनका लंबवत विकास अधिक होता है, जो देखने पर गुंबद आकार या फूलगोभी जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है स्त्री मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये बादल परतदार होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। यह बादल पृथक न होकर महीन एवं चादर के समान संपूर्ण आकाश में फैले रहते हैं या छा जाते हैं। इन बादलों से दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल यानी कि हैलो का निर्माण होता है। ये बादल चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बादल छा जाते हैं गोलाई में, तो समझ लेना कि चक्रवात आने के संकेत हैं। नेक्स्ट है वर्षा मेघ, निम्बस क्लाउड्स। वर्षा मेघ गहरे सलेटी या काले रंग के होते हैं, जो लगातार जल वर्षा या हिमवर्षा करते हैं। इनकी सघनता के कारण धरातल पर अंधकार छा जाता है, क्योंकि यह सूर्य किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। यह बादल विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इन्हीं बादलों से सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भाई आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।